देखिए अपन चैप्टर नंबर जो 5th अपन पढ़ रहे थे उसमें अपन ने उसकी प्रस्तावना यानी भूमिका या यूँ कह सकते हैं इंट्रोडक्शन अपन ने जान लिया था। उस इंट्रोडक्शन के अंतर्गत अपन ने जो जाना था एक 3 सामान्य बातें अपन ने जानी थी। नंबर फर्स्ट बल के बारे में, नंबर सेकेंड जड़त्व के बारे में और नंबर थर्ड संवेग के बारे में, जो कि अब काम आएंगी ये चीज़ें। फिर उसके बाद अपन ने इसमें जाना था अरस्तु की भ्रामकता और उस भ्रामकता का गैलीलियो द्वारा प्रायोगिक रूप से निराकरण यानी प्रैक्टिकली कैसे उन्होंने इस चीज को प्रूफ किया कि गैलीलियो सही है और अरस्तु ने जो बताया वो गलत था। क्योंकि अरस्तु ने वो जो कॉन्सेप्ट दिया था कि बल आवश्यक है, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने सामान्य अनुभव के आधार पर बताया था, जबकि गैलीलियो ने उसे प्रैक्टिकली क्या किया, प्रूफ करके बताया, प्रयोग के आधार पर बताया। अब अपन इसमें जो चैप्टर का नाम है उस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और वह है न्यूटन के गति के नियम। तो देखिए न्यूटन के गति के नियम, ध्यान रहे न्यूटन के गति के समीकरण अपन चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं। यहां अपन चर्चाएं करेंगे गति के नियमों की। तो गति के 3 नियम हैं। पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, या इस पहले नियम को ही गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के जो गति के नियम है उसमें जो पहला नियम है उसे ही अपन क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। यह नियम ये कहता है कि अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, और जिस दिशा में गतिमान है उसी दिशा में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। ये जड़त्व का प्रथम नियम है जो कि बल को क्या करता है, परिभाषित करता है कि बल है क्या। इसी नियम से बल की परिभाषा अपने पास आती है कि जो परिवर्तन करे वही क्या है, बल है। फिर दूसरा जो नियम है वो बल के परिमाण को बताता है। वो ये कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला जो बाह्य बल होता है वो वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती। देखो ये चीज़ यहाँ क्लियर हो गई, संवेग यहाँ काम आ रहा है ताकि विषय की निरंतरता बनी रहे, इसलिए अपन ने उस टॉपिक को वहाँ पहले ही स्टडी कर लिया है। तीसरा जो नियम है वो है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो एक एक करके अपन एक एक नियम को अपन समझते हैं और उनको जानते हैं। तो देखिए अब जो अपन हैंड डाल रहे हैं वो है न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, इसमें नंबर फर्स्ट सबसे पहला जो नियम है वो अपन पढ़ेंगे न्यूटन का गति का प्रथम नियम। न्यूटन का गति का प्रथम नियम, या इसी प्रथम नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। या इसी नियम को अपन कह सकते हैं गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम। तो देखिए न्यूटन का गति का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम, या इसे अपन क्या कहेंगे, गैलीलियो का नियम भी कहेंगे। ये नियम क्या कहता है वो देखिए। वैसे मैं बता दूं ये नियम किसको परिभाषित करता है, बल को परिभाषित करता है। यानी पहला नियम बल को परिभाषित करता है, दूसरा नियम बल के परिमाण को बताता है, और जो तीसरा जो नियम है वो बल की दिशा को व्यक्त करता है। यानी कुल मिलाकर के तीनों जो नियम हैं वो बल की ही बातें करते हैं। तो देखिएगा इस नियम के अनुसार क्या अपन कह सकते हैं, क्या कथन है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी, तो स्थिर
स्थिर रहेगी। तो देखो क्या कहा, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी, कोमा गतिशील अवस्था में है तो गतिशील रहेगी, और जिस दिशा में गतिमान है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी, कोमा गतिशील अवस्था में है तो गतिशील रहेगी, और जिस दिशा में गतिमान है उसी दिशा में गतिमान रहेगी, और जिस दिशा में गतिमान है उसी दिशा में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। उसी दिशा में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। ये लो, ये अपने पास प्रथम नियम का कथन आ गया, और यही ध्यान हो तो यही अपन ने जड़त्व की परिभाषा भी यही थी, यानी पहला नियम जड़त्व के बारे में भी बताता है, यानी पहला नियम ही वाकई में जड़त्व का नियम है। इसीलिए तो अपन ने पहले नियम को क्या कहा है, जड़त्व का नियम कहा है। अब ये बताया सर्वप्रथम किसने था, गैलीलियो ने, इसीलिए अपन इसे क्या कहा, गैलीलियो का नियम भी अपन ने इसे कह दिया। तो देखिए ये प्रथम नियम का कथन हो गया। इस नियम को अपन अन्य प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, या यूं भी कह सकते हैं इस नियम को निम्न रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। देखो क्या लिखते हैं अपन, इस नियम को निम्न रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। ध्यान रहे इस प्रथम नियम में तीनों ही जड़त्व आ गए हैं भाई। कैसे, स्थिर अवस्था के जड़त्व को भी शामिल कर दिया है अपन ने, और गतिशील अवस्था के जड़त्व को भी शामिल कर दिया है, और साथ ही अपन ने दिशा के जड़त्व को भी शामिल कर दिया। कैसे, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी, गतिशील अवस्था में है तो गतिशील रहेगी, और जिस दिशा में गतिमान है उसी दिशा में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, या यूँ कह सकते हैं जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। फिर इस नियम को निम्न रूप में भी अपन परिभाषित किया जा सकता है। कैसे परिभाषित कर सकते हैं, देखो अन्य दूसरे रूप में अपन यो भी कह सकते हैं, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल उपस्थित है, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल उपस्थित है, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल उपस्थित है तो उसमें त्वरण अवश्य होगा। यदि किसी वस्तु बाह्य बल उपस्थित है तो उसमें त्वरण अवश्य होगा। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल उपस्थित है तो उसमें त्वरण अवश्य होगा, और यदि वस्तु पर बाह्य बल अनुपस्थित है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। और यदि
और यदि वस्तु पर बाह्य बल अनुपस्थित है, और यदि वस्तु पर बाह्य बल क्या है, अनुपस्थित है, तो वस्तु का त्वरण शून्य होगा। तो वस्तु का त्वरण शून्य होगा। ये लो, अपन इस रूप में भी इस नियम को कह सकते हैं। अब देखो इसे अपन कैसे समझें, जैसे एग्जाम्पल को देखें अपन। जैसे सपोज करो यहां मैंने किसी फर्श के ऊपर ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, गौर कीजिएगा, ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है किसी फर्श के ऊपर, इसके ऊपर किसी तरह का कोई बल नहीं लग रहा है, यानी कि F क्या है, 0 है, वेग भी क्या है इसका, 0 है, यानी कि ये अपनी स्थिति में क्या है, स्थिर है। मैं अगर समय की बात करता हूँ कि जैसे समय, मैं अगर समय कहता हूँ कि T1, जैसे कि 11 बजकर के, यूँ कह सकता हूँ मैं 10:30 कर देता हूँ, मैं इसे 10:30 पर ये कोई ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है। अगर मैं समय T2 यानी कि 11 बजे इसे देखता हूँ, वही ब्लॉक है मेरे पास जिस पर कि बल क्या है, 0 है, किसी तरह का बल नहीं लगाया है, वेग उसका क्या है, 0 है। अब अपन क्या देखते हैं, अब जो मैं समय इसमें ले रहा हूँ वो समय मैंने मान लिया क्या है, T2 है, पहले समय T1 था। अब मैं 10:30 से यहाँ आ जाता हूँ 11 बजे, तो भी मैंने क्या देखा कि ब्लॉक वहीं अपनी जगह पर है। इसका मतलब उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, उसका वेग क्या है, 0 है, अर्थात उसका त्वरण भी क्या है, 0 है, यानी किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि जब बल नहीं लग रहा है किसी वस्तु पर तो उसका त्वरण क्या होता है, 0 होता है। ये अपन ने पहले नियम के अंतर्गत जान लिया है। तो अपन 2 रूप से इसे परिभाषित कर सकते हैं पहले नियम को, एक तो ये और दूसरा ये। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल उपस्थित है तो उसमें त्वरण अवश्य होगा, और यदि वस्तु पर बाह्य बल अनुपस्थित है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा, 0 होगा। 0 वाली स्थिति अपन ने देख लिए। अब अगर बल उपस्थित है तो उसमें त्वरण कैसे होगा वो और अपन देखते हैं। देखिएगा कैसे अपन कह दें, ये तो नंबर फर्स्ट ले लेता हूं मैं इसे, नंबर सेकंड। फर्स्ट एग्जांपल में अपन ये चीज क्लियर कर ली। सेकंड एग्जांपल में देखो, जैसे ये कोई फर्श है, ये कोई सतह है, इसके ऊपर वही ब्लॉक, अगर अब की बार ये ब्लॉक स्मॉल v वेग से इधर गति कर रहा है, नियत वेग से गति कर रहा है, कुछ समय पश्चात अपन देखते हैं वही समय, कौन सा समय लिखा है मैंने, वही है, वही 10:30 बजे ये वाली स्थिति है, 10:30 AM पे v वेग से गति कर रहा है। 11 पर अगर मैं देखता हूं कि तब भी वो इसी वेग से गतिमान है, वही स्मॉल v वेग से, तो अब भी इसका त्वरण क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया गया है। नंबर थर्ड केस, नंबर थर्ड स्थिति में अपन क्या देखते हैं कि वही ब्लॉक यानी वही पिंड है या वही कोई गुटका है, अब ये इधर v वेग से गतिमान है। अगर इसके ऊपर यहां बल और लगा दिया जाए इसकी गति की ही दिशा में, अगर यहां इसके ऊपर ये बल F लगा दिया जाए, अब इसका वेग क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। पहले वेग v था, अब वेग मैंने क्या मान लिया, v डैश हो गया। तो अब इसमें क्या होगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि F होने पर A होता है, F होने पर A होता है। ये लो, ये पॉइंट अपने पास यहां क्या हो गया, क्लियर हो गया है।
तो यहाँ अपन ने गति के जो प्रथम नियम था उसको अपन ने एक्सप्लेन यहाँ कर लिया है। अब इसके आधार पर देखो, इसी के बेस पर अपन यूँ कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु पर साम्य अवस्था है, ये कह सकते हैं जड़त्व का जो नियम होता है वो साम्य अवस्था संतुलन की अवस्था को भी क्या करता है, व्यक्त करता है। कैसे व्यक्त करता है? अगर किसी वस्तु अथवा निकाय पर यदि लगने वाले कुल बाह्य बल शून्य हैं तो उसकी रेखीय गति में निकाय क्या माना जाता है? संतुलन में माना जाता है। तो देखिए ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। एक सिंपल से एग्जाम्पल से अपन ने इसको समझ लिया है। देखो भाई, मैं यो भी कह सकता हूं इसी के अंदर प्रथम नियम में ही मैं आगे और बढ़ रहा हूं। जड़त्व का नियम साम्य अवस्था, जड़त्व का नियम, या इसे आप क्या कह रहे हैं भाई, प्रथम नियम। भाई जड़त्व का नियम कह दो या क्या कहते हैं अपन इसे, प्रथम नियम। तो मैं क्या कह रहा हूं, जड़त्व का नियम साम्य अवस्था अथवा संतुलन अवस्था को व्यक्त करता है। जड़त्व का नियम साम्य अवस्था, साम्य अवस्था अथवा संतुलन अवस्था को व्यक्त करता है। जड़त्व का नियम साम्य अवस्था अथवा संतुलन अवस्था को क्या करता है, ये व्यक्त करता है। इसका क्या मतलब है? देखो, अर्थात जड़त्व का नियम साम्य अवस्था अथवा संतुलन अवस्था को व्यक्त करता है, अर्थात किसी वस्तु अथवा निकाय पर, अर्थात किसी वस्तु अथवा निकाय पर, अर्थात किसी वस्तु अथवा निकाय पर यदि लगने वाला कुल बाह्य बल, निकाय पर लगने वाला कुल बाह्य बल अर्थात किसी वस्तु अथवा निकाय पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य रहता है, बाह्य बल शून्य रहता है, तो रेखीय गति में निकाय संतुलन में रहता है। तो रेखीय गति में निकाय संतुलन में रहता है। देखो भाई, रेखीय गति के अंदर अगर बाह्य बल शून्य है तो निकाय क्या है, संतुलन की अवस्था में है। अगर यही बात की जाए घूर्णन गति की, तो घूर्णन गति में बल के स्थान पर जो प्रयुक्त होगा वो होगा बल आघूर्ण, यानी कि बल आघूर्ण, अगर बाह्य बल आघूर्ण शून्य है तो वो घूर्णन गति में क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। यहां अपन ने ये जान लिया है। अब देखो, यहां अपन ये भी चीज जान ली है कि जड़त्व, यानी यो कह सकते हैं कि जड़त्व का जो नियम है वो गुणात्मक रूप से किसको परिभाषित कर रहा है, बल को परिभाषित कर रहा है, यानी बल की परिभाषा दे रहा है, यानी प्रथम नियम। तो ये पॉइंट भी अपन इसमें नोट कर लें। तो अपन कह सकते हैं जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम गुणात्मक रूप से बल की परिभाषा व्यक्त करता है। जड़त्व का नियम गुणात्मक रूप से बल की परिभाषा जड़त्व का नियम, देखो जड़त्व का नियम गुणात्मक रूप से बल की परिभाषा व्यक्त करता है।
इसके अनुसार व्यक्त करता है। ये अपन ने कह दिया है, बल की परिभाषा व्यक्त करता है, इसके अनुसार क्या बल की परिभाषा बनेगी। देखो जड़त्व का नियम गुणात्मक रूप से बल की परिभाषा व्यक्त करता है, इसके अनुसार क्या पॉइंट अपने पास आ रहा है कि बल है क्या, कि वस्तु की अवस्था में परिवर्तन की कोशिश अथवा परिवर्तन के लिए आवश्यक जो कारक है वही क्या है, बल है। यानी प्रथम नियम ने ही किसको परिभाषित कर दिया है, बल को परिभाषित कर दिया। ये यहां पर क्लियर हो गया। तो देखो जड़त्व का नियम गुणात्मक रूप से बल की परिभाषा व्यक्त करता है, इसके अनुसार अपन क्या कह सकते हैं, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, देखो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, परिवर्तन की कोशिश, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन की कोशिश, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन की कोशिश यो कह सकते हैं, अथवा परिवर्तन के लिए आवश्यक कारक, अथवा परिवर्तन के लिए आवश्यक कारक क्या है, बल है। यहां अपन ने बल की नई परिभाषा अपने पास आ गई है, परिवर्तन के लिए आवश्यक कारक क्या है, बल है। अब देखो इस जड़त्व के जो आधार है, इस जड़त्व के आधार पर ही निर्देश तंत्र दो प्रकार के हैं। इस जड़त्व का जो प्रथम नियम है, इसके आधार पर निर्देश तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार के हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जड़त्व देखो यहां तो प्रथम नियम तो अपन ने कंप्लीट कर लिया है, अब इसी पॉइंट में अपन ऐड कर लेते हैं कि जड़त्व के आधार पर निर्देश तंत्र। बल को कैसे परिभाषित करता है ये अपन ने इसमें देख लिया है, और एग्जाम्पल की सहायता से अपन ने प्रूफ कर लिया कि अगर बाह्य बल नहीं है तो त्वरण भी क्या है, उस वस्तु के अंदर नहीं है। यानी त्वरण तभी होगा जब वस्तु में क्या होगा, बाह्य बल होगा। देखिएगा यहीं इसमें अपन कह सकते हैं कि जड़त्व नियम के आधार पर निर्देश तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। यहां अपन इस तरह से लिख सकते हैं, जड़त्व के नियम के आधार पर जड़त्व के नियम के आधार पर जड़त्व के नियम के आधार पर निर्देश तंत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार के होते हैं। जड़त्व के नियम के आधार पर निर्देश तंत्र कितने प्रकार के हैं, वही दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं, नंबर फर्स्ट, पहला जो प्रकार ले रहा हूं मैं वो है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र या कह सकता हूं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहला है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जड़त्वीय निर्देश तंत्र है क्या, ऐसा निर्देश तंत्र जो कि जड़त्व के नियम की क्या करता है, पालना करता है। ऐसा
निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियम की पालना करता है। ऐसा निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियम की क्या करता है, पालना करता है, पालना करता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। ऐसा निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियम की पालना करता है वही कहलाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। जैसे अपन इसके एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे पृथ्वी एवं ऐसी सभी वस्तुएं, जैसे पृथ्वी एवं ऐसी सभी, जैसे पृथ्वी एवं ऐसी सभी वस्तुएं, जैसे पृथ्वी एवं ऐसी सभी वस्तुएं जो कि एक समान वेग से, जो कि एक समान वेग से, जो कि एक समान वेग से पृथ्वी के सापेक्ष गति करती है। एक समान वेग से पृथ्वी के सापेक्ष गति करती है। जैसे पृथ्वी एवं ऐसी सभी वस्तुएं जो कि एक समान वेग से पृथ्वी के सापेक्ष क्या करती हैं, गति करती हैं, अर्थात जिनका त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। भाई एक समान वेग का मतलब त्वरण क्या हो गया, शून्य, अर्थात जिनका त्वरण शून्य, अर्थात जिनका त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। यानी यूं कह सकते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र की एक विशेषता और अपने पास यह निकल के आ गई है। वो विशेषता ये निकल के आ गई है कि अपन यो भी कह सकते हैं कि इसमें न्यूटन का बल यानी वास्तविक जो बल है वो क्या करता है, कार्य करता है, क्योंकि त्वरण शून्य हो। इसमें न्यूटन का वास्तविक बल, या यूं कह सकते हैं इसमें न्यूटन का बल, जिसे अपन कहते हैं वास्तविक बल, इसमें न्यूटन का बल या उसे अपन क्या कहते हैं, वास्तविक बल कार्य करता है। वास्तविक बल कार्य करता है। ये लो, यहां अपन ने पहला प्रकार जान लिया है, छोटा सा टॉपिक था जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जो कि जड़त्व के साथ साथ ही पूरा हो गया। सेकेंड अपन ले रहे हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, या इसे कह सकते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। देखो इसका उल्टा कर दो, यानी ऐसा निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियम की पालना करता है वो तो जड़त्वीय था, इसमें क्या कहते हैं जो पालना नहीं करता, यानी ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें जड़त्व का नियम लागू नहीं होता है। तो देखो यूं कह सकते हैं अपन, ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें जड़त्व का नियम, ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें जड़त्व का नियम
लागू नहीं होता है, का नियम लागू नहीं होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें जड़त्व का नियम लागू नहीं होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। ये अपन ने अजड़त्वीय निर्देश तंत्र भी कह दिया। जैसे पृथ्वी, जैसे अपन बात कर रहे हैं किसकी, पृथ्वी की, ऐसी ही अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जैसे पृथ्वी ऐसी ही अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र। देखो ध्यान रखना भाई, पृथ्वी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के रूप में अपने एग्जाम्पल लिखा था, तो जैसे पृथ्वी यानी ऐसी ही अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष, या यूं कह सकते हैं पृथ्वी के सापेक्ष, जैसे पृथ्वी के सापेक्ष, क्या कहा मैंने, जैसे पृथ्वी के सापेक्ष त्वरित, जबकि वहां त्वरण शून्य था, जैसे पृथ्वी के सापेक्ष त्वरित यानी कि त्वरण से, जैसे पृथ्वी के सापेक्ष त्वरित गतिशील प्रत्येक वस्तु के सापेक्ष त्वरित, यानी कि त्वरित से तात्पर्य मैं लिख सकता हूं यहां पर त्वरण से, त्वरण से गतिशील वस्तु, पृथ्वी के सापेक्ष त्वरण से गतिशील प्रत्येक वस्तु के सापेक्ष त्वरण से गतिशील, यूं कर सकता है, के सापेक्ष त्वरण से, यानी कि त्वरित गतिशील वस्तु, गतिशील प्रत्येक वस्तु, गतिशील गतिशील प्रत्येक वस्तु अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की भांति, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की भांति अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की भांति व्यवहार करती है। ये लीजिए, ये अपन ने जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को भी इसके साथ साथ ही अपन ने क्या कर लिया है, जान लिया है। इसके लिए मैं ये पॉइंट कह सकता हूं, जैसे मैंने इसके लिए कहा था कि इसमें न्यूटन का बल यानी वास्तविक बल कार्य करता है, इसमें क्या कह सकता हूं, इसमें न्यूटन के बल के बराबर परंतु ठीक उसी की विपरीत दिशा में, तो इसमें आप कह सकते हैं जिसे अपन आभासी बल या छद्म बल कहेंगे, इसमें न्यूटन के बल के बराबर, इसमें न्यूटन के बल के बराबर, इसमें न्यूटन के बल के बराबर परंतु इसमें न्यूटन के बल के बराबर परंतु ठीक उसकी विपरीत दिशा में, परंतु ठीक उसकी विपरीत दिशा में, इसमें न्यूटन के बल के बराबर परंतु ठीक उसकी विपरीत दिशा में आभासी बल, विपरीत दिशा में आभासी बल कार्य करता है। एक आभासी बल क्या करता है, कार्य करता है, जिसे छद्म बल या इंग्लिश में अपन इसे कह सकते हैं सूडो फोर्स, छद्म बल या इसे कहेंगे सूडो फोर्स। यहां इसमें पी साइलेंट है भाई, ध्यान रखना पढ़ते वक्त, इसे क्या कहते हैं अपन, छद्म बल
या सूडो फोर्स कहते हैं। ये लो, जड़त्व का प्रथम नियम भी अपन ने इसमें पूरा कर लिया है। और यहाँ इसके साथ साथ, जड़त्व के नियम के साथ साथ अपन ने एक कॉन्सेप्ट को और समझ लिया है, वो है जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है। आप एक बार इसे नोट कीजिए ऐसे कैसे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद अपन इस जड़त्वीय अजड़त्व को एक एग्जाम्पल की सहायता से और समझने का प्रयास करते हैं। देखो कैसे। फिर उसके बाद फिर अपन समझेंगे न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। देखिएगा, मैं क्या देख रहा हूं कि जैसे ये सड़क है, इस सड़क पर मैं किसी व्हीकल को ले रहा हूं। ये कोई वाहन के पहिए हो गए, मैं कोई वाहन बना रहा हूं, कोई ट्रॉली गाड़ी हो या कोई सी भी गाड़ी हो सकती है, बस हो या XYZ, कोई भी व्हीकल हो सकता है। ये क्या है, कोई वाहन है। ये लो, ये कोई व्हीकल इस डायरेक्शन के अंदर क्या है, यहां स्मॉल a त्वरण से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और यहां किस पर गति कर रहा है, ये सड़क पर। यहां देखिए, इसको मैं कह सकता हूं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। यहां आपको ये बताना है, अब इसी में अगली कंडीशन में ये ले लूं, यही व्हीकल है, अब की बार ये स्मॉल v नियत वेग से गति कर रहा है। देखो वही व्हीकल है, तो यहां पर भी क्या है, इसके लिए वही ये सड़क है, ऐसे सड़क पर गति कर रहा है। अब देखिए, यहां आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें निर्देश तंत्र जड़त्वीय है और कौन सा निर्देश तंत्र इसमें क्या है, अजड़त्वीय है। ये अपन को इसके अंदर पता करना है। तो अपन कैसे पता कर सकते हैं, कैसे क्या है, आपको तो केवल आंसर देना है, सिंपल थ्योरेटिकल है। तो देखिए भाई, इसमें अगर मैं बात करूं तो सड़क है, ये तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो गया, कोई चेंज नहीं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। ये लो, ये मान लो, ये एग्जाम्पल एक क्वेश्चन के रूप में मैंने सोल्व कर दिया है, ताकि अपन थ्योरी को अच्छे से क्लियर कर सकें। इस पॉइंट से अपन ने इस टॉपिक को लिया है, ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन को लिया है, जो कि टॉपिक के साथ ही क्या है, अटैच है। अब देखें, सड़क की बात आ गई। फिर इसके अंदर अगर बात करूं मैं, चलो इसको मैं देता हूं, कोई ये बस है, इसे अपन ले देते हैं बस है। तो अब देखिएगा भाई, बस की अगर बात की जाए तो बस कैसा निर्देश तंत्र है, देख के बताएं आप। भाई सड़क तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है और हमेशा रहेगा, यानी इसमें भी सड़क जड़त्वीय निर्देश तंत्र रहेगा। आपको इसमें बताना है कि बस कैसा निर्देश तंत्र है, जबकि यहां क्या दिया हुआ है, त्वरण ए दिया हुआ है। अगर त्वरण है, इसका मतलब ये कैसा है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ये लो, ये चीज यहां पर क्लियर हो गई। अब इस वाले के भाग के लिए अगर बात करें तो देखिए, सड़क, तो मैंने क्या कहा, दोनों ही पार्ट के अंदर सड़क तो कैसा है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। अब यहां आपको बताना है
कि यहां अब बस कैसा निर्देश तंत्र है। यहां तो बस कैसी थी, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में। क्यों? क्योंकि यहां इसमें त्वरण था, लेकिन यहां नियत वेग है। अगर वेग नियत है इसका मतलब त्वरण क्या है, शून्य, तो ये कैसा बन गया, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अभी अपन ने पढ़ा है इस चीज को, तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी कि जो त्वरित बस होगी वही अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की भांति क्या करेगी, व्यवहार करेगी। और अगर उसमें अगर त्वरण शून्य है तो वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र की भांति क्या करेगी, व्यवहार करेगी। यहां अपन ने न्यूटन की गति के प्रथम नियम को वेल अपडेट अपन ने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब अपन बात करेंगे सेकंड नियम की। जो न्यूटन का गति का जो द्वितीय नियम है वो क्या है। वो जो द्वितीय नियम है वही सबसे इंपॉर्टेंट नियम है और उसे ही अपन न्यूटन की गति का व्यापक नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से प्रथम और तृतीय नियम दोनों को अपन व्युत्पन्न कर सकते हैं, यानी प्रथम नियम भी प्राप्त किया जा सकता है द्वितीय नियम से और तृतीय नियम भी प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए वास्तविक जो न्यूटन का नियम है वो द्वितीय नियम ही है। तो अब अपन बात करते हैं इसमें न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की। जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। नंबर सेकंड है न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। देखो इस पे ध्यान दीजिएगा। न्यूटन गति का द्वितीय नियम ये कहता है कि किसी वस्तु पर आरोपित जो बाह्य बल होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। अपनी बुक में जो एनसीईआरटी बुक है उसमें क्या लिख रखा है कि किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन की दर है वो आरोपित बाह्य बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। संवेग अपन इसीलिए पहले पढ़ चुके हैं क्योंकि यहां उसका उपयोग होगा। तो देखिए न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, तो इसमें कह सकते हैं यही न्यूटन का वास्तविक नियम है। यही न्यूटन का क्या है, वास्तविक नियम, यानी जो द्वितीय नियम है वही एक्चुअल में क्या है, उसका वास्तविक नियम है। अब देखिएगा इस नियम के अनुसार अपन क्या कह सकते हैं। इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कोमा में अपन उस कथन को लिख देंगे, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है। कि दर उस पर आरोपित बाह्य बल के किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन दर उस पर आरोपित बाह्य बल के क्या होती है, समानुपाती होती है, तथा यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है, तथा यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है
तथा यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है, जिस दिशा में बल कार्य करता है। ये लो, ये न्यूटन की गति का क्या है, द्वितीय नियम का अपन ने कथन लिख दिया है। यो कह सकते हैं अर्थात देखो बल मैंने ले लिया है कि F वेक्टर है, तो ये प्रोपोर्शनल हो गया है संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि डेल्टा P वेक्टर अपॉन में डेल्टा T, यहां मैंने लिख दिया है। अब देखिए जैसे ही इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे एक कांस्टेंट यहां लग जाएगा, डेल्टा P वेक्टर अपॉन में डेल्टा T। ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है। यहाँ ये जो इक्वेशन आई है, यहाँ k एक स्थिरांक है। ये जो k स्थिरांक है इसका मान SI पद्धति में क्या होता है, 1 लिया जाता है। तो देखो यहाँ k एक स्थिरांक है, जिसका मान SI पद्धति में 1 होता है। अगर इसका मान 1 होता है तो देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, इसलिए F वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा P वेक्टर अपॉन में डेल्टा T। यहाँ F के साथ में अगर एवरेज लिखूं तो लिखना गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये औसत बल को दर्शा रहा है, क्योंकि संवेग में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन आ रहा है। तो यूँ कह सकते हैं अतः औसत जो बल है, औसत बल है संवेग में कुल परिवर्तन, संवेग में कुल परिवर्तन, ये यूँ कह सकते हैं संवेग में कुल बल। औसत बल का मान है संवेग में कुल परिवर्तन, और संवेग परिवर्तन में लगे कुल समय के अनुपात के क्या होता है, तुल्य होता है। तो ये अपने पास एक रिजल्ट लिखा आ गया, अतः औसत बल संवेग में कुल परिवर्तन संवेग में कुल परिवर्तन, अतः औसत बल संवेग में कुल परिवर्तन, अतः औसत बल संवेग में कुल परिवर्तन वे संवेग परिवर्तन में लगे कुल समय, वे संवेग परिवर्तन में लगे कुल समय, अतः औसत बल संवेग में कुल परिवर्तन वे संवेग परिवर्तन में लगे कुल समय के अनुपात के तुल्य होता है। ये लो, ये अपने पास रिजल्ट आ गया है। अब अगर इसी को अपन आगे और बढ़ाना चाहें, यानी कि इस डेल्टा को स्मॉल डी में बदलना चाहें, तो ध्यान रहे समय अंतराल क्या होना चाहिए, 0। अगर समय अंतराल 0 है तो ऐसी स्थिति के अंदर डेल्टा टी किस में चेंज, अगर डेल्टा टी यानी समय अंतराल 0 है तो इस डेल्टा को अपन डी के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे ही उसे, यानी किसी क्षण विशेष की अगर बात की जाए, ये तो आ गया है औसत के लिए, अगर किसी क्षण विशेष की बात की जाए तो वो किस तरह से बनेगा वो देखेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आना चाहिए। इसे आप बार बार प्रिपेयर करें, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स भी बेस है, न्यूमेरिकल इसी पर आधारित काफ़ी अच्छे हैं। वैसे अपन इसके हर कॉन्सेप्ट को, हर पहलू को अपन इसको क्लियर करेंगे, हर टॉपिक को जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, या जहाँ जहाँ जो जो टॉपिक अपनी बुक में दिया हुआ है, देखो जो द्वितीय नियम है उस द्वितीय नियम को बड़ा फैला हुआ तरीके से दे रखा है। अपन उसको समेट करके एक जगह पर कंप्लीटली सारे पॉइंट को शामिल करते हुए उसे अपन नोट करेंगे।
देखिएगा, तो यहाँ मैंने ये कह दिया कि भाई ये है क्या, यानी कि संवेग में कुल परिवर्तन और उस परिवर्तन लगे कुल समय के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन किसी निश्चित समय पे बात की जाए, अगर यूं कहा जाए कि यदि किसी निश्चित समय स्मॉल टी पर, यदि किसी निश्चित समय स्मॉल टी पर, यदि किसी निश्चित समय स्मॉल टी पर लग रहे बल का मान, टी पर लग रहे बल का मान, यदि किसी निश्चित समय स्मॉल टी पर लग रहे बल का मान न्यूटन के गति के दूसरे नियम से व्यक्त करें, लग रहे बल का मान न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, यदि किसी निश्चित समय स्मॉल टी पर लग रहे बल का मान न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यक्त करें, द्वितीय नियम से क्या करें अपन, उसे व्यक्त करें, तो वह निम्न रूप में प्राप्त होगा, तो वह निम्न रूप में प्राप्त होगा। देखो भाई किस तरह से इसको लिखा जा सकता है। देखो मैं इसे कह सकता हूं जैसे कि मेरे पास है एफ वेक्टर इज इक्वल टू, क्या था, डेल्टा टी के रूप में था। अगर समय अंतराल शून्य की ओर जा रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूं शून्य, अगर लिमिट डेल्टा टी ये क्या है, जीरो की ओर है, यानी कि समय अंतराल क्या है, शून्य है, तो ऐसी स्थिति में डेल्टा पी वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी, इसे आप लिख सकते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी पी वेक्टर अपॉन में डी टी, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 तो अपने पास पहले आ चुकी, तो अपन यूँ कह सकते हैं अतः निश्चित समय पर किसी वस्तु पर आरोपित जो बल है, किसी निश्चित समय पर किसी वस्तु पर आरोपित जो बल है समय स्मॉल टी के सापेक्ष संवेग के अवकलन गुणांक के क्या है, बराबर है। तो अपन यूं कह सकते हैं अतः किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय पर अतः किसी निश्चित समय पर किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी निश्चित समय पर किसी वस्तु पर अतः किसी निश्चित समय पर किसी वस्तु पर आरोपित बल समय स्मॉल टी के सापेक्ष, ये कह सकते हैं समय के सापेक्ष, अतः किसी निश्चित समय पर किसी वस्तु पर आरोपित बल समय के सापेक्ष संवेग के अवकलन गुणांक, समय के सापेक्ष संवेग के अवकलन गुणांक, संवेग के अवकलन गुणांक के बराबर होता है, के तुल्य होता है, बराबर होता है या तुल्य होता है, कुछ भी अपन इसे ले सकते हैं। तो यहां अपने पास ये आ गया है। अब इसी को अपन आगे और बढ़ाएं। अगर मैं ये मान के चलूं कि वस्तु का वेग v है और वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m है, तो उसका संवेग p इज इक्वल टू क्या होगा, mv होगा। तो अपन यूं कह सकते हैं आगे कि यदि स्मॉल m द्रव्यमान कोई वस्तु v वेग से गतिमान हो, तो यदि स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु स्मॉल v वेक्टर वेग से गतिमान हो, तो
उसका संवेग यदि स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु स्मॉल v वेक्टर वेग से गतिमान हो तो उसका संवेग स्मॉल p वेक्टर इज इक्वल टू mv वेक्टर होगा। भाई यही होता है, क्योंकि संवेग होता है क्या है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होगा। तो यूं कह सकते हैं कि इस अवस्था पर वस्तु पर लगने वाला ताक्षणिक बल क्या होगा। देखो इस अवस्था पर, यूं कह सकते हैं इस अवस्था में कोई वस्तु v वेग से गतिमान हो तो उसका संवेग स्मॉल p वेक्टर इज इक्वल टू mv वेक्टर होगा। इस अवस्था में वस्तु पर लगने वाला ताक्षणिक बल न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, ताक्षणिक बल न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या बनेगा। देखो मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं F वेक्टर इज इक्वल टू dp वेक्टर अपॉन में dt, या अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, इसके अंदर इस p वेक्टर की वैल्यू को इसके अंदर क्या कर देता हूं, मैं पुट कर देता हूं। तो देखिए क्या मेरे पास इसकी वैल्यू आती है, उसको अपन अब देखेंगे। अपन ने सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली अपन ने इसमें नोट कर दिया है और आगे और अभी इसके कॉन्सेप्ट और आना बाकी है। तो देखो भाई मेरे पास ये इक्वेशन आई है F वेक्टर इक्वल टू dp वेक्टर अपॉन में dt, या मैं इसे अब कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, F वेक्टर इज इक्वल टू d अपॉन में dt, p का मतलब mv वेक्टर, mv वेक्टर। जब इस तरह से अवकलन की फॉर्म आती है तो ध्यान रहे इसको लिखने का तरीका क्या होता है। गुणनफल के रूप में अपन वैसे पढ़ चुके हैं अवकलन के फॉर्मूले, जहां आवश्यक है वहां अपन जान रहे हैं। यहां अपन इसका अवकलन करेंगे, एक को नियत मानते हुए दूसरी राशि का अवकलन करेंगे, यानी प्रथम को नियत मानते हुए द्वितीय का अवकलन करेंगे, फिर उसके बाद प्लस का साइन, फिर द्वितीय को नियत मानते हुए प्रथम का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। यानी कि इसे इस तरह से लिखा जा सकता है F वेक्टर इज इक्वल टू, पहले मैं m को नियत कर लेता हूं और v का अवकलन कर देता हूं, m dv वेक्टर अपॉन में dt, फिर मैं v वेक्टर को नियत कर लेता हूं और इसे लिख देता हूं dm अपॉन में dt। ये लो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण इक्वेशन है जिससे अपन काफी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी थी, यानी कि इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 3 आ गई। और ये जो समीकरण नंबर 3 आई है यही न्यूटन की गति का क्या है, व्यापक समीकरण है। तो लिख सकते हैं यही न्यूटन की गति का व्यापक समीकरण है। ये लो, यही न्यूटन की गति का क्या है, व्यापक समीकरण है। अब इसकी अपन 2 स्थितियां इसके अंदर आगे पढ़ेंगे। देखो ये समीकरण तो आपको ध्यान रखनी है जो अपन ने अभी पढ़ ली है। अब इसमें 2 स्थितियां क्या पढ़ेंगे। पहली स्थिति जब वस्तु का द्रव्यमान स्थिर हो, जो कि सामान्य दैनिक जीवन में है कि अधिकतर वस्तुओं के द्रव्यमान क्या है, स्थिर है। और दूसरी स्थिति जब वस्तु का वेग स्थिर हो और द्रव्यमान बदल रहा हो। देखो पहली स्थिति में तो क्या था, द्रव्यमान स्थिर था और वेग वेरी कर रहा था, वेग चेंज हो रहा था, जो कि सामान्य स्थिति के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो, दूसरी स्थिति ये पढ़ेंगे कि जब वेग तो क्या हो, नियत हो और द्रव्यमान में परिवर्तन आ रहा हो, जैसे कि रॉकेट नोदन यानी रॉकेट प्रोपल्शन। उसके अंदर रॉकेट नियत वेग से गति करता है लेकिन उसका द्रव्यमान निरंतर समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा होता है। ये टॉपिक अपन अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहां तक का आपका पूरी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए ताकि अब इसके जब क्वेश्चंस वगैरह अपन सोल्व करें तो आपके लिए क्या रहे, आसान रहे।